हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 6 इंपॉर्टेंट रूल टू क्लियर यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट। वो 6 इंपॉर्टेंट रूल क्या है जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप प्रथम प्रयास में यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। जिसमें से फर्स्ट रूल है व्हाई। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों कर रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए। जब तक एक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस प्रिपरेशन के दौरान जो आपके सम्मुख बहुत अधिक डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत अधिक आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, उन सब से आप उन सबको फेस करके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर एक क्लियर नहीं है, अगर एक क्लियर नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, तो आप डिस्ट्रैक्शन और जो बहुत सारी स्ट्रगल्स आपको फेस करना पड़ता है, आप उसी की ट्रैप में फंसे रहेंगे। आप उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाएंगे। कभी आप एक दिन हफ्ते में कभी 2 दिन पढ़ पा रहे हैं, कभी 3 दिन पढ़ पा रहे हैं, या पूरा हफ्ता आपका गायब हो जा रहा है। आपको ये नहीं आप प्रिपरेशन क्यों करो, ये क्लियर ही नहीं है। तो एक प्रकार से आप फोकस होकर के स्टडी तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप सिविल सर्विस की तैयारी क्यों कर रहे हो। क्योंकि ये एग्जाम 1 महीने या 2 महीने का एग्जाम तो है नहीं। इसमें कम से कम 2 साल का समय, अधिकतम 3 साल 4 साल का समय लग सकता है। ऐसे में इतने समय के दौरान आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि इस प्रिपरेशन में जब आप तैयारी करते हो, बहुत अधिक आपके सम्मुख अप और डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव काफी अधिक आपको देखना पड़ता है। और कैसे आप उससे आप निकल करके, उससे आगे बढ़ करके सभी समस्याएं या सभी प्रॉब्लम्स जो आपके सम्मुख आती हैं उसको फेस करके कैसे आप आगे बढ़ रहे हो। कभी आपका टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहा है तो वहां से आपको डिमोटिवेशन मिल रहा है। तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आपको इस समय के इस ड्यूरिंग से आपको देखना पड़ सकता है। जैसे आप बहुत मेहनत किए, आपका प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू तक आप पहुंचे, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे में आपको फिर सब शुरू से आपको अपनी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट के सम्मुख ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि फाइनल इंटरव्यू तक जाते हैं बट नहीं होता, फिर आफ्टर दैट फिर शुरू से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और ऐसे में कभी उनका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है, कभी कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है। और अपने आप को इस 3 से 4 साल की जो यात्रा होती है पेशे की, इसमें अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को मेंटेन रखना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये तभी हो पाएगा, तभी आप मैदान में रुक पाओगे इतने समय तक, जब आपका क्लियर है, विजन क्लियर है कि आप क्यों कर रहे हो। अगर विजन नहीं क्लियर है कि आप क्यों कर रहे हो, तो कभी यूपीएससी कर पढ़ोगे, तो कभी टीचर वाला पढ़ने लगोगे, कभी पीसीएस का पढ़ने लगोगे, कभी एसएससी सीजीएल का पढ़ने लगोगे, कभी अदर एग्जाम का पढ़ने लगोगे। देखिए, जब आपका व्हाइट क्लियर नहीं है कि आप यूपीएससी क्यों कर रहे हैं, तो कब 1 महीने यूपीएससी पढ़ेंगे तो 1 महीना कोई या किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे, 2 महीने किसी और एग्जाम की तैयारी, 3 महीने किसी और एग्जाम की तैयारी। ऐसे में खिचड़ी, आपकी प्रिपरेशन खिचड़ी की तरह बन जाएगा और आप किसी एक गोल पे आप फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपको व्हाई क्लियर करना है। क्योंकि व्हाई अगर आपको क्लियर है तो आप एक फोकस स्टडी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको व्हाई क्लियर है तो आपके सम्मुख जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आप उनसे बचने का प्रयास करोगे। देखिए, 100% तो डिस्ट्रैक्शन कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन 100% आप होगी डिस्ट्रैक्शन कम कर पाए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका ये प्रयास हमेशा रहना चाहिए, जितना हो सके आप डिस्ट्रैक्शन से बचें, अधिक से अधिक डिस्ट्रैक्शन से बचने का प्रयास करें। और इसका एक फायदा ये भी होगा, ना केवल आप डिस्ट्रैक्शन से बचने का प्रयास करेंगे, इसके साथ ही साथ आपके इस पूरी यात्रा के दौरान जो 2 से 3 साल 4 साल का समय लग जाता है, इस यात्रा में जितने भी अप डाउन्स आपके सम्मुख आएंगे, कभी आप डिमोटिवेट कभी मोटिवेट हो रहे हो, मान लो बहुत अधिक कभी डिमोटिवेट हो गए, तो आपके अंदर वो पावर होगी, वो शक्ति होगी, वो वाई जो होगा वो आपके अंदर शक्ति प्रोवाइड करेगा, वो पावर प्रोवाइड करेगा, जिससे आप निकल करके आप बाहर आ पाओगे, फिर से अपने मोटिवेशन को आप ला पाओगे। ठीक है ना? तो वाई बहुत ही जरूरी है इस एग्जाम में कि क्यों कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी क्यों कर रहे हो, ये क्लियर होना। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करना है। ठीक है, क्यों कर रहे हो इसका, चाहे आपको 10 दिन आप इसका जवाब ढूंढे, अपने इस क्वेश्चन का जवाब अपने अंदर से ढूंढने का प्रयास करें। अगर आप इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि शुरू में अगर जितना ही आप इस पे समय दे करके 10 दिन 15 दिन का जो समय लग रहा है, 1 महीने का समय लग रहा है, आप अच्छे से विचार विमर्श कर लो, क्यों करने जा रहे हो, क्या है इस एग्जाम की तैयारी करने के पीछे का ठोस कारण क्या है, उस कारण को आइडेंटिफाई करो। अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो समझ लीजिए कि 50% आपका यूपीएससी एग्जाम उसी दिन आपका क्लियर हो गया। कि अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यों करने जा रहे हो, क्योंकि तब आप तब आपके अंदर पावर आ जाएगी कि चाहे 1 साल 2 साल 3 साल जो भी समय लगेगा, आप उतने समय तक आप बने रहेंगे। नहीं, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीने 3 महीने या 1 साल तक करेंगे, उसके बाद आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे। अगर ये नहीं क्लियर, आप जो समय लगता है इस एग्जाम की तैयारी में, उतने समय तक आप रुक ही नहीं पाओगे। अगर आप ये विजन क्लियर नहीं कि आप क्यों कर रहे हो, इधर उधर आप भटकते रहोगे मल्टीपल एग्जाम में। ठीक है ना? तो इसलिए पहला पॉइंट आपको क्या करना है, व्हाई, ये क्लियर करना है। ठीक है, क्यों कर रहे हो सिविल सर्विस तैयारी। दूसरा पॉइंट है लेवल।
आपको अपने स्तर को आइडेंटिफाई करना कि आपका स्तर क्या है। आपको किसी की तुलना करके नहीं करना है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 5 घंटे में पढ़ करके आईएएस बन जा रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ करके आईएएस बन जा रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ के बन जा रहा है। तो किसी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपको जो विभिन्न प्रत्येक वर्ष जो रिजल्ट आते हैं उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो जॉब के साथ तैयारी करके भी सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के भी सिलेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 10 से 12 घंटे पढ़ करके सिलेक्ट हो रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो जॉब के कारण जॉब के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन जॉब को रिजाइन कर दिया उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन जॉब के साथ भी हो रहा है। तो यानी मल्टीपल टाइप के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। ये वन लीनियर नहीं होगा कि एक ही टाइप का विद्यार्थी आपको मिलेगा, विभिन्न टाइप के स्टूडेंट विद्यार्थी आपको उसमें मिल सकते हैं, ठीक है। अब आप उसमें से किस लेवल में आते हैं ये आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता कि आप किस स्तर में आते हैं, आप कैसे एग्जाम को मैनेज कर पाते हैं। तो लेवल आपको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब अपना स्तर आइडेंटिफाई करोगे कि आप किस लेवल में हो, कि लेवल का मतलब ये हुआ कि जैसे इस एग्जाम की बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं जिनका बेसिक बिल्कुल नहीं पता, जिनका इस एग्जाम का जो बेसिक पॉइंट होता है बिल्कुल पता नहीं होता। बेसिक लेवल क्या होता है उनका जीरो होता है, बेसिक लेवल क्या होता है जीरो होता है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका बेसिक लेवल बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में एक ऐसा विद्यार्थी जिसका बेसिक लेवल बहुत पहले से अच्छा है, यानी जिसने एनसीईआरटी पर अच्छी पकड़ बना रखी है, न्यूज़पेपर जिसको पढ़ना आता है, जिसको न्यूज़पेपर से कंटेंट निकालना आता है, जिसको पता है कि इसमें से कौन से पॉइंट हैं जो प्री में यूज किया जा सकते हैं, कौन से पॉइंट जो प्री और मेंस दोनों में यूज किया जा सकते हैं, और कौन से पॉइंट जो मेंस एग्जाम में यूज किया जा सकते हैं, जिनको इस सब की समझ हो चुकी है, जिनको जिस बेसिक किस प्रकार के विद्यार्थी का माना जाए कि बेसिक क्लियर है, उस प्रकार के विद्यार्थी जिसका अगर बेसिक एनसीईआरटी उसने अच्छे से पढ़ रखी, उसका अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन कर रखा है, और उसे पता है कि जैसे एनसीईआरटी से कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है और उसको पता है कि इसमें कौन कौन से कंटेंट है जो प्री के लिए यूज कर सकता है, मेंस के लिए यूज कर सकता है, और कौन से कंटेंट है जो प्री और मेंस दोनों में यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि अगर उसको 10 पन्ने पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो उसको समरी के रूप में 1 पन्ने में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस प्रकार का जो विद्यार्थी उसका बेसिक एरिया, अगर इस प्रकार का विद्यार्थी उसका बेसिक एरिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक ऐसा विद्यार्थी जिसको न्यूज़पेपर की समझ नहीं कैसे पढ़ा, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, कैसे नोट्स बनाए, जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे में ये जो है जिसका लेवल 0 है, तो दोनों में अगर आप बात करें, दोनों की बात करें तो दोनों में अगर एक ही समय देंगे कि दोनों 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो तर्क संगत नहीं होगा। क्योंकि अगर जिसका लेवल बहुत ही कमजोर है, जिसका बेसिक लेवल 0 है, सिंपल सी बात है, अगर ये जिसका बेसिक लेवल 0 है, अगर वो 8 से 10 घंटे, देखिए जिसका बेसिक बहुत ही क्लियर अच्छा है, तो अगर वो 5 से 6 घंटे का समय डेली इन्वेस्ट कर रहा है अपनी स्टडी में, तो काम चल जाएगा, उसको दिक्कत होने वाली नहीं है, वो अच्छे से क्लियर कर सकता है इस एग्जाम को। लेकिन जिसका बेसिक लेवल 0 है, ऐसे में अगर वो भी इतना ही टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे में इस प्रकार के विद्यार्थी को नुकसान हो सकता है ना। तो ऐसे में तुलना नहीं करना है। तो ऐसे में कम से कम लग रहा है कि आपका बेसिक लेवल बहुत ही 0, तो आपको इसकी तुलना में कम से कम 2 से 3 घंटे अधिक देने की आवश्यकता है। यानी आपको कितने घंटे पढ़ना है? 8 से 10 घंटे पढ़ना है। तो इसीलिए जो एक टाइम की बात आती है कि सबसे पहला प्रश्न होता है कितने घंटे पढ़े। तो घंटा जो है, कभी भी जो घंटे वाली बात होती है, कभी भी किसी की तुलना करके नहीं पढ़ा जाता कि कोई अगर 12 घंटे पढ़ के बन रहा है, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे, तो उसमें हर प्रकार के विद्यार्थी 5 घंटे पढ़ करके बनने वाले हैं, 6 घंटे पढ़ के बनने वाले हैं, 8 घंटे भी पढ़ के बनने वाले, 10 घंटे पढ़ के बनने वाले। प्रश्न ये उठता है कि आपका स्तर क्या है, यानी आपको कितने घंटे की जरूरत है, आपकी नीड क्या है, आपकी क्या जरूरत है, और ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान रहा है, तो आप ही अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आपको कितने घंटे की नीड है, आपको कितने घंटे की जरूरत है। क्या आपको 5 से 6 घंटे की जरूरत है? क्या होते में आपका काम चल जाएगा? क्या आपको 8 से 10 घंटे की जरूरत है? ये आपको अपनी नीड को आइडेंटिफाई करना है। जब अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आपका स्तर कितना, आपका लेवल क्या है, तभी आप एक अच्छे तरीके से आप स्टडी कर पाओगे। हाँ, उतना समय आपको देना है, तभी आप जान पाओगे कि आपको 5 से 6 घंटे देने की जरूरत है कि 8 से 10 घंटे की जरूरत है। जब अपने स्तर को आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप जान पाएंगे आपको कितनी नीड है, कितना समय आपको इस डेली आपको देना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपने आप को, अपने स्तर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अपने स्तर को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप दूसरों की तुलना करते रहोगे, दूसरों को फॉलो करते रहोगे, 100% फिर वो काम आने वाला नहीं है। जब तक आप अपने आप को नहीं आइडेंटिफाई करोगे आपका स्तर क्या है, आपकी प्रिपरेशन इसमें किस लेवल तक है, तो सबसे पहला काम आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे ही आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा, आपको कितने घंटे डेली देने की जरूरत है, कितने घंटे की नीड है, कितनी आपकी आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो कंपोनेंट होता है सिलेबस। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रिपरेशन में आपको पता है
मल्टीपल सब्जेक्ट है, और मल्टीपल सब्जेक्ट है ऐसे में एक कम टाइम पीरियड में, जैसे एग्जाम के 3 महीने में आपको सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, प्री के संबंध में, मेंस के संबंध में। तो ऐसे में जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि क्या पढ़ना है, सिलेबस से हमें क्या पता चलेगा? पता चला आपने सिलेबस नहीं देखा, अब आप वो सभी चीजें पढ़ते चले जा रहे, अब पता चला एक बुक में 30 चैप्टर है, 30 को 30 पढ़, जबकि उसमें से पता चला आपके सिलेबस में 20 ही चैप्टर है, 15 ही चैप्टर है। तो फिर ये सिलेबस का रोल क्या होता है? सिलेबस से आप ये जान पाते हो क्या आपको पढ़ना है, क्या आपके सिलेबस में, क्या आपके टॉपिक में, तो वही आपको पढ़ना है। अगर आप सिलेबस नहीं देखोगे तो वो सब चीजें पढ़ोगे जो आपके सिलेबस का नहीं, जो आपके काम का ही नहीं, ठीक है। तो सिलेबस बहुत जरूरी है, सब आप अपने साथ सिलेबस रखें। सिलेबस के थ्रू आउट आप जान पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके टॉप सिलेबस में है, क्या आपके टॉपिक में है, और सिलेबस के थ्रू आउट आप जान पाएंगे क्या पढ़ना है। उसके बाद एक कंपोनेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए सिलेबस के थ्रू आउट आप ये जान पा रहे हो क्या आपको पढ़ना है, क्या आपके प्री के सिलेबस में, क्या आपके मेंस के सिलेबस में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट ये जान पाओगे कि जो पढ़ना है उसमें भी किस पे सबसे ज्यादा समय इन्वेस्ट करना है, यानी कौन सा एरिया कोर एरिया है, कौन सा एरिया कोर एरिया है जहां से सबसे अधिक, बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी वो पूरे क्वेश्चंस का 60 से 70% कवर करता है। जैसे एक सब्जेक्ट हिस्ट्री का, जो पूरे हिस्ट्री का या पूरे पॉलिटी का 60 से 70% एरिया कवर करता है, वो कोर एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि जो पढ़ना है उसमें भी कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कोर एरिया जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा इस तरह पता चले, और फिर उससे कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, और फिर तीसरा इस तरह है कि उससे भी कम इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आप नहीं पढ़ते हो, जिसको आप अगर छोड़ देते हो तब भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आउट आपको 3 इस तरह दिखाई देगा। एक कोर एरिया जो भी सब्जेक्ट है उसका 60 से 70% पार्ट कवर कर लेता है, अगर उतनी प्रिपरेशन अगर आपने कवर कर ली तो 60 से 70% कवर कर लेता है। और एक दूसरा स्तर होता है जहां से 20 से 25% या 15 से 20%, 25% के बीच कवर हो जाता है। और एक और एरिया है जहां पे 5 से 10% जो होता है, जिसको आपको लगेगा अगर इसको हम इग्नोर कर देते हैं, अगर इसको नहीं पढ़ते हैं, अगर इसमें हम ध्यान नहीं देते, तब भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो कोर एरिया है, अगर आप इसको लीव करते हो, इसको छोड़ते हो, अगर आप इसको फोकस होकर रिवीजन नहीं करते हो, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब आपका एक कोर एरिया से 60 से 70% आपकी प्रिपरेशन हो जा रही है, और अगर आप प्री का कटाव देखें तो प्री का जो कटाव आता है, अगर एक कोर एरिया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का थ्रू आउट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक कोर एरिया जहां से 60-70% क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखो प्री का कटाव कितने, जो जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं, लगभग कितने परसेंट जाता है? 50%, 50 से 52% के बीच रहता है, तो इससे भी कम जाता है, 49% के करीब, 48%, 47%, 46% के करीब, 45% के करीब चला जाता है। यानी ये मान के चलिए 45% से लेकर के जो है 52-53% के बीच अगर आपका आता है तो आप सेफ जोन में, 47 मान के चलो, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा सेफ जोन नहीं रहेगा, तो 47 से 52% के बीच आप मान के चले, या 48 या मिनिमम मान लो 50, मिनिमम या 50 मान सकते हो, और 52, क्योंकि 50 से काउंट करते हो हमेशा आप सेफ जोन में रहोगे। 50 आपको टारगेट रख के चलना है, 50 से 52% के करीब। और आप अगर कितना आपको एरिया से आपका 60-70% तैयार हो जा रहा है, और आपका कटाव कितना जा रहा है? 50 से 55% के बीच में जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यही जो कोर एरिया, अगर आप इसी को अच्छे से मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। क्योंकि जब आप जैसे एक बुक में अगर 25 चैप्टर दिया गया है, कोर एरिया एक बुक में 25 चैप्टर दिया गया है, और आपको पता है कि उसमें 12 से 13 चैप्टर आप पढ़ करके वहां से 60-70% क्वेश्चन बना पा रहे हो, तो इससे अच्छा क्या? इससे क्या होगा कि जब आपने उसमें से 12 से 13 चैप्टर पता कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका कोर एरिया हो गया, और उसको आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, अधिक समय उस पर दे पाओगे। देखिए एक बुक में 25 के 25 चैप्टर पे उतना अधिक टाइम, पूरा समय इन्वेस्ट करना तर्कसंगत नहीं होगा कि ऐसे भी चैप्टर आप पढ़ो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से बहुत ही नाममात्र क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कोर एरिया जहां पे आपको पता है कि 60-70% क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, तो आपका टाइम भी बचेगा और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो एक बुक जो आप स्टडी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा आप उसके 3 स्तरों में डिवाइड कर सकते हो, कोर एरिया, फिर उससे कम, ठीक है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट ही जानने को मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और विश्लेषण उसको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कम से कम अगर आपने 20 से 22 ईयर
20 से 22 ईयर्स ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, तो एक आपका अलग अप्रोच होगा यूपीएससी का। आप यूपीएससी के अप्रोच से अच्छे से समझ पाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीटेड भी होते हैं। यहाँ से केवल क्वेश्चन से रिपीट नहीं होता है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट अभी आपने आपको बताया, एक आपको इस तरह पता चल रहा है कि किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी जान पाते हो कि इसमें किस अप्रोच से यूपीएससी का अप्रोच क्या, यूपीएससी किस एंगल से, किसी बुक से, किस अप्रोच से प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर क्वेश्चंस पूछती है, वो अप्रोच भी आप यूपीएससी का अपने अंदर ला पाओगे, जान पाओगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट। यानी अगर सिंपल शब्दों में कहें तो सिलेबस से आपको पता चला क्या पढ़ना है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आपको पता चल जा रहा है कि जो पढ़ना है उसमें से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम है, फिर कौन से कम है। और इसके साथ साथ अब ये जान पा रहे हो कि यूपीएससी किस अप्रोच से किसी बुक को अगर आप रीड कर रहे हो तो उस बुक से यूपीएससी प्री के अप्रोच से, मेंस के अप्रोच से कैसे क्वेश्चन बना सकती है, कैसे क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो कहीं ना कहीं आपका जो व्हाई है, ये टाइम मैनेज आपके व्हाई से रिलेटेड है। अभी हमने बताया अगर आपका व्हाई क्लियर है तो कोई भी परिस्थिति आपके सम्मुख आएगी, आप निडर होकर के आप डटे रहेंगे, अपने मैदान में आप रुके रहेंगे, आप भागेंगे नहीं, आप डेली अपनी स्टडी को बरकरार रखेंगे। डेली आप जितना समय इस एग्जाम को तैयारी के लिए चाहिए, डेली आप कि कोई भी कुछ भी है, कोई भी कंडीशन हो, हर एक परिस्थिति में अपना समय देने के लिए तैयार रहेंगे अगर आपको व्हाई क्लियर है। तो टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि पता चला आपने एक महीने में 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, पूरा महीना आपका गायब हो गया, आपने स्टडी नहीं किया, तो उसका जो 15 दिन पढ़ा वो भी किसी काम का नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या मतलब है, अगर आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, प्रत्येक दिन आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, देखिए जरूरी नहीं कि आप डेली 10 घंटे पढ़े, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अगर आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो रेगुलर आपको 5 से 6 घंटे नियमित अध्ययन करना है। आप जरूरी नहीं कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़े, क्योंकि अगर आपको पता है 1 साल 1.5 साल बाद आपको एग्जाम देना है, तो जरूरी नहीं कि आप पूरे 1.5 साल तक 10 से 12 घंटे पढ़ पाए, पढ़ते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेहनत भी करते हैं, पढ़ते भी, जरूरत इनकी होती, नीड भी होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे मेहनत करके पढ़ करके टॉप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि टाइम में आप तुलना नहीं कर सकते हो कि कोई कहे कि हम 6 घंटे में, देखिए कोई कहता है कि हम 6 घंटे पढ़ के बने, तो उसमें ऐसे भी है जो 10 से 12 घंटे भी पढ़ करके बने हुए। वो अभी मैंने आपको बताया हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग नीड होती है, हर व्यक्ति एक जैसा होता नहीं है। किसी को कोई चीज 3 घंटे में समझ, एक डीएसपी का इंटरव्यू, एक डीएसपी ने अपने इंटरव्यू में ये साफ साफ क्लियर कर दिया था कि टाइम की जो बात है, किसी का टाइम किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता कि अगर कोई 8 घंटा पढ़ा तो वो भी 8 घंटे पढ़कर ही कलेक्टर बनेगा, कोई 10 घंटा पढ़ा तो वो भी 10 घंटे पढ़ के कलेक्टर बनेगा। किसी का टाइम किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। उन्होंने कहा कि बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड है जो 5 से 6 घंटे बन करके पढ़ करके भी पीसीएस एग्जाम क्लियर किया, यूपीएससी के एग्जाम क्लियर किया, लेकिन उन्होंने खुद का अपना बताया, वो पीसीएस के थ्रू आउट सेलेक्ट हुए थे उत्तराखंड के। उन्होंने बताया कि मुझे 10 से 12 घंटा रेगुलर लग जाता था। वो उनका ये भी कहना था कि मुझे 5 से 6 घंटे में मेरा अच्छे से क्लियर कवर नहीं हो पाता था, मुझे 10 से 12 घंटे डेली देना पड़ता था। अब देखिए वो खुद कह रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि कुछ फ्रेंड उनके ऐसे भी जो 5 से 6 घंटे पढ़ कर भी सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर किए, लेकिन वो अपना खुद का बता रहे हैं कि वो अगर 5 से 6 घंटे देते थे तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था और वो उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती थी। वो कहते थे मुझे चीजें थोड़ा सा टाइम लगता था समझने में, तो इसलिए वो कहते मुझे 10 से 12 घंटे डेली लग जाते थे। अब आप देख लीजिए कि हर व्यक्ति की अपनी अलग डिमांड है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। कभी भी किसी की तुलना करके अपना जो प्लान है, अपनी जो रणनीति है, वो किसी का तुलना करके नहीं बनाया जाता, अपने आप को आइडेंटिफाई करके बनाया जाता है। अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आपकी नीड क्या है, आपकी क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी सिचुएशन, कोई परिस्थिति आपके सम्मुख आए, आपका जो नियमित अध्ययन है 5 से 6 घंटे का, ये आपका बरकरार रहना चाहिए। और एग्जाम के 3 महीने पहले अगर आप रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के 3 महीने इस टाइम को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 घंटे का समय आपको देना है। एग्जाम के 3 महीने शुरू में अगर आप 1.5 साल अभी आपके पास 1.5 साल से एग्जाम को देने के लिए, तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 5 से 6 घंटे आपको रेगुलर नियमित अध्ययन करना है। लेकिन एग्जाम के प्री के एग्जाम के 3 महीने पहले इसको स्टडी आपको बढ़ाना है, यानी 8 से 10 घंटे कर लेना है। और मेंस एग्जाम के 3 महीने पहले 8 से 10 घंटे कर लेना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी मिलेंगे जो एग्जाम के 2 महीने पहले प्री के मेंस तो 10 से 12 से 13 घंटे भी पढ़ते हैं, क्योंकि कोई आवर फिक्स नहीं है, नीड होती है ना। आप रिवीजन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन करना है, बुक का भी रिवीजन करना है, तो इसमें समय लग जाता है, पता नहीं चलता टाइम कहाँ जा रहा है।
तो आपकी नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि आप अगर 7 दिन में एटलीस्ट कम से कम आप 6 दिन तो नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन कम से कम तो 5 दिन तो आपको पढ़ना ही है। आपका जैसे 7 दिन का एक वीक में से 7 डेज में अगर आप एक दिन अपने लिए छुट्टी का निकाले या 2 दिन अपने लिए निकाले घूमने के लिए, लेकिन 5 दिन तो डेली पढ़े, 5 दिन तो आपको पढ़ना है रेगुलर, उससे कम नहीं। एटलीस्ट कम से कम आपको 5 दिन, 7 दिन में आपको एटलीस्ट कम से कम 6 दिन या 5 दिन आपको डेली 5 से 6 घंटे की स्टडी करनी है, नियमित अध्ययन करना है रेगुलर। हफ्ते में आप अपने लिए 1 दिन का 2 दिन का समय निकाल सकते हैं। वैसे 2 दिन बहुत ज्यादा है, 1 दिन का समय निकाले। अगर आपको लगता है आप पूरा 7 दिन या 6 दिन नहीं पढ़ पाओगे तो कम से कम 5 दिन तो, 7 दिन में कम से कम आपको 5 दिन तो पढ़ने का प्रयास करना ही चाहिए, इससे कम नहीं। 7 दिन में कम से कम 5 या 6 दिन, अधिकतम 6 दिन और कम से कम 5 दिन का प्रयास आपको एक दिन की अपने आप को फ्रेश रखने के लिए 1 दिन का समय आपको निकालना है। एक नहीं आप कंटिन्यू कोई स्टडी नहीं कर पाएगा पूरा 7 के 7 दिन, पूरा मैं 30 दिन कर रहा है। थोड़ा सा आपको ब्रेक दे रहा है। आप टारगेट रखो मैं 6 दिन अच्छे से कवर करूंगा, 6 दिन मैं अच्छे से पढ़ूंगा, मेहनत से पढ़ूंगा, जो 7वां दिन होगा उस दिन मैं खूब एंजॉय करूंगा, खूब मस्ती करूंगा। अपने लिए एक समय निकाले तो फिर क्या होगा, जब आप 6 दिन अच्छे से प्रिपरेशन की, 6 दिन अच्छे से तैयारी किया आपने, 5 से 6 घंटे 7 घंटे 6 दिन आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया, और फिर 7वें दिन आपको कहना है आपको खूब एंजॉय करना है, खूब मस्ती करना है, फ्रेश होना है अच्छे से। क्योंकि जब आप एक दिन अपने आप के लिए निकालोगे, अच्छे से अपने उसको यूटिलाइज करोगे, फ्रेश घूमने में आप कहीं भी यूज कर सकते हो उस टाइम को, मस्ती करने में कुछ भी यूज करो, वो जो एक दिन का आपका टाइम अपने लिए निकालोगे उसका फायदा ही होगा। फिर आप अगले 6 दिन के लिए तैयार हो जाओगे। बीच में 7 दिन में 6 दिन जो आपका 7 दिन का समय उसमें 6 दिन ही पढ़ने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कंटिन्यू अगर 7 दिन पढ़ोगे फिर आपका जो नेक्स्ट वीक होगा तो अच्छा नहीं जा सकता है, खराब हो सकता है। ऐसे में जो नेक्स्ट वीक पे आने से पहले आपको जो 7 दिन है उसमें से 6 दिन आप अच्छे से मेहनत से पढ़े और 1 दिन बीच का अपने आप को फ्रेश रखने के लिए निकाले, मस्ती करें, खूब एंजॉय करें, इतना एंजॉय करना है खूब करें, मस्ती करें, वॉक टहलना, आप कहीं जाना तो टहलें, ताकि आप एक दिन जो अपना समय आप अपने आप को फ्रेश कर लें अच्छे से, ताकि अगला जो 6 दिन पढ़ने वाला, अगले 6 दिन के लिए जो आपकी स्टडी होने वाली वो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए, आपके अंदर एनर्जी आ जाए, ठीक है। तो पूरे 7 दिन आपको 7 दिन नहीं पढ़ना है, 6 डेज पढ़ सकते हैं, 5 डेज, लेकिन उससे कम नहीं। एक दिन अपने आप को फ्रेश करने के लिए निकालना है। जब एक दिन आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए निकालोगे फिर आप अच्छे से मस्ती करो, एंजॉय करो जो करना है, उसके बाद इसका फायदा ये होगा फिर अगला जो नेक्स्ट 6 दिन आपको पढ़ना उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। और कंटिन्यू अगर आप अपने आप को ब्रेक नहीं दोगे हफ्ते में एक दिन, तो कंटिन्यू आप पढ़ने का प्रयास करोगे तो हो सकता है आपका पूरा वीक भी खराब हो सकता है। अब ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, ज्यादा आपको दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने आप को एक दिन बूस्ट करने के लिए निकाले, अपने आप को अच्छे से पॉजिटिव रखने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए एक दिन का समय आपको निकाला, ताकि अगला जो नेक्स्ट वीक है उसमें 6 दिन आप अच्छे से पढ़ पाओ, स्टडी कर पाओ। क्लियर? अब क्या फोकस करना है? नियमित स्टडी करना है, इस पर ध्यान दो। नियमित अध्ययन करना है, हफ्ते में चाहे 5 दिन करो या 6 दिन करो, लेकिन नियमित अध्ययन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं रिवीजन। अगला जो रूल है इस एग्जाम को क्लियर करने का, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिना इसके इस एग्जाम में सफलता पाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। रिवीजन आपका मल्टीपल रिवीजन, आपका जो मल्टीपल रिवीजन है वो किन बातों पे निर्भर करता है कि आपका सोर्स क्या होना चाहिए, सिंगल। आप मल्टीपल रिवीजन तभी कर पाएंगे। देखिए अब आप एक सब्जेक्ट, आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप 4 सोर्स का यूज कर रहे हो, तो फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आप उसी में फंसे रहोगे। एक करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप 3 सोर्स पढ़ रहे हो तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, उसी में फंसे रहोगे इधर उधर। तो आपको अगर रिवीजन को अच्छे से करना है, क्योंकि रिवीजन के विदाउट आप सब इस एग्जाम में सक्सेस होने की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा की जिससे हम तथ्यों को अच्छे से मिनिमाइज कर, अच्छे से याद कर पाते हैं, अच्छे से हमारे दिमाग में लंबे समय तक याद हो पाते हैं। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो रिवीजन आपका 2 बातों पर निर्भर करता है, सोर्स, आपका सिंगल सोर्स। अगर आपका सोर्स सिंगल होगा तभी आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। देखिए आप यहाँ सिंगल सोर्स होने का मतलब ये नहीं हुआ कि शुरू में जब आप प्रिपरेशन करते हो, शुरू में आप तैयारी करते हो कि देखिए 1 से 1.5 साल का समय, आप ऐसा नहीं 2 महीने पहले आप तैयारी करने जा रहे हो। शुरू में जब आप तैयारी करने जाते हो तो आपके पास 1 साल 1.5 साल का समय रहता है। तो ऐसे में आप जैसे आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किया तो प्रॉब्लम आती है कि आप जैसे कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो पता है आपको वहां प्रिंटेड नोट्स मिलने वाला है, क्लास नोट्स मिलने वाला है, फिर भी आपको वो लोग एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलेंगे, आपको वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो अब आपके पास एनसीईआरटी हो गया, आपके पास स्टैंडर्ड बुक हो गया, आपके पास क्लास नोट्स हो गया, आपके पास
प्रिंटेड नोट हो गया, नोट्स हो गया। अब आपके पास एक ही सब्जेक्ट की चार चार सोर्स है, अब आप उसको कैसे सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करोगे? तो अभी इसी टाइम में तो आपको करना है, इसी समय आपको क्या करना है, जैसे आपको पढ़ा, आपकी कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, सिंपल सी बात है, आप अपनी कोचिंग में कोई भी टॉपिक पढ़ो, क्लास नोट्स में आपने पढ़ा, उसको अच्छे से समझा, अब आपको क्या करना है, उसी समय आपको जो प्रिंटेड नोट्स आपको वहां मिल जाएगा, प्रिंटेड नोट्स उस टॉपिक को प्रिंटेड नोट्स में देख लो, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप क्लास नोट्स में जो कवर है उसको आपने एक बार पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है कि उस प्रिंटेड नोट्स में से जो पॉइंट आपके क्लास नोट्स में नहीं है, आप उसमें से निकाल के अपने नोट्स में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। फिर उसी समय आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से गुजर जाओ, एनसीईआरटी से वन रीडिंग दो रीडिंग कर लो। फिर आपको लग रहा है एनसीईआरटी में कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट हैं जो आपने ना तो भी प्रिंटेड नोट्स में पढ़ा, ना तो क्लास नोट्स में, आपको कुछ नया मिला, तो उसको आप उसमें से निकाल करके अपनी क्लास नोट्स में ऐड, यानी जो आपका क्लास नोट्स ऐसे जो आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हो उसी को परफेक्ट बनाओ। क्योंकि क्लास नोट्स जो आपका क्लास होगा सफिशिएंट तो होता नहीं है। क्लास नोट्स के बारे में मैं ये कहता हूं, क्लास नोट्स इज नेसेसरी, क्लास नोट्स आवश्यक है, क्योंकि उसके थ्रू और धीरे-धीरे आप अपनी समझ विकसित करते हो, डेवलप करते हो, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। क्लास नोट्स आवश्यक है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्लास नोट्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। क्लास नोट्स आवश्यक है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। आवश्यक क्यों? क्योंकि इसके थ्रू अभी आप तैयारी करने जाओ, धीरे-धीरे अपनी समझ किसी भी टॉपिक डेवलप करते हो, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट बनाने के लिए आपके पास प्रिंटेड नोट्स है, आपके पास एनसीईआरटी, आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, तो उसी समय आप उस टॉपिक को ऐसे, क्योंकि अचानक ही सभी टॉपिक पे को आप समझ नहीं पाओगे, धीरे धीरे तो इस में आगे बढ़ा जाता है। तो उसी समय आप जो भी टॉपिक आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जैसे ही आपका टॉपिक को एक दो दिन, दो से तीन चार क्लास में जैसे वो टॉपिक कंप्लीट हो, उसी समय, हाँ तुरंत नहीं करना है, देखिए ध्यान देना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया जा रहा है तो पहले आप क्या करो, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से, एक जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया जाए तो एक बार अगर आप क्लास में पढ़ने जा रहे हो तो ये भी पढ़ने का अप्रोच होता है कि आप हड़प्पा सभ्यता अपनी एनसीईआरटी के बुक से एक बार पढ़ के जाओ, फर्स्ट में एनसीईआरटी बुक को एक बार दो बार पढ़ करके जाओ। इससे फायदा ये होगा, आप टीचर से कनेक्ट हो पाओगे, जान पाओगे। ये नहीं कि आप सीधे आप जैसे अब देखिए एनसीईआरटी बुक, स्टैंडर्ड बुक आपने खरीद रखी है और प्रिंटेड नोट्स भी मिलने वाला है, क्लास नोट्स भी आपके पास सामने आने वाला, तो ऐसा क्या करना है कि आपको क्लास लेने जाना है, अब कल का टॉपिक आपका हड़प्पा सभ्यता एक, तब उसको क्या करना है, आपके पास जो एनसीईआरटी सोर्स है बेसिक, क्योंकि सबसे बेसिक सोर्स एनसीईआरटी है, तो उस क्लास में जाने से पहले एक दो रीडिंग उस हड़प्पा सभ्यता का कर लो। और जब तक वो हड़प्पा सभ्यता मान लो आपकी क्लास में 2 से 3 दिन जो पढ़ाया जा रहा है, और इसी अप्रोच से आपको रीडिंग कर करके, सेल्फ स्टडी कर करके जाना है उस क्लास में, इसका फायदा होगा आप टीचर से कनेक्ट हो पाओगे, बहुत बेसिक जानकारी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो बहुत ही बेसिक चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी की भी रीडिंग दो, अब आपकी क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है उसी समय आपकी एनसीईआरटी की भी रीडिंग आप कर ले रहे हो और आपके क्लास नोट्स में उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो आपकी एक बहुत अच्छी पकड़ बनने वाली। अगर आप इस तरह करोगे तो आपकी पकड़ भी बहुत अच्छी बनेगी। अब जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता मान लो 3 क्लास 4 क्लास में खत्म हो गया, अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब तक आप एनसीईआरटी भी 2-3 रीडिंग कर चुके होंगे, उसकी सेल्फ स्टडी कर चुके होंगे, अब आपका क्लास नोट्स भी जो आपको पढ़ाएगा कुछ लिखाएगा वहां पे, अब आपको क्या करना है, अब आपने जो अब एक जैसे टॉपिक खत्म, जैसे चैप्टर आपकी क्लास में खत्म हो गया, अब नया चैप्टर पे जाने वाले, उससे पहले आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपका खत्म हो रहा है आपको टाइम निकाल करके आपको देखना है कि जो अभी क्लास नोट्स है, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, अब उसमें से देखो कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी एनसीईआरटी पे बट आपके क्लास नोट्स में नहीं है, तो उसी समय उस एनसीईआरटी के वाले पॉइंट को अपनी क्लास नोट्स में ऐड करो। अब आपका उसी समय हड़प्पा सभ्यता का कवर हो गया, यानी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब उसी समय आप एनसीईआरटी के जो पॉइंट आपकी क्लास नोट्स में नहीं है आपने उसको अपनी नोट्स में, क्लास नोट्स में ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक प्रिंटेड नोट्स बच रहे हैं, तो प्रिंटेड नोट्स में की भी जब इतना काम कर लोगे ना, प्रिंटेड नोट्स को आपको उस टॉपिक को देखने में 10 से 20 मिनट लगेगा। जब आप एक बार आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, एक बार क्लास नोट्स आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो 15 से 20 मिनट लगता है। फिर उसके बाद एक सरसरी निगाह से उसको देख लो कि क्या कोई ऐसा कंटेंट है जो आपकी प्रिंटेड नोट्स में, जो प्रिंटेड नोट्स में है बट आपकी क्लास नोट्स में ऐड नहीं, तो उसको उसमें से निकाल के ऐड कर लो। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे आपका सोर्स सिंगल सोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो प्रोसेस, जो 1.5 साल पहले प्रिपरेशन आप शुरू करते हो, उसी प्रोसेस में, उसी प्रक्रिया में आपके पास जो मल्टीपल सोर्स होते हैं, स्वाभाविक सी बात है शुरू में मल्टीपल सोर्स होते हैं, जरूरी नहीं सभी चीजें एक ही जगह से अच्छी मिल पाती हैं, सभी शुरू में सभी चीजें एक जगह से अच्छा नहीं मिल पाता कि सारे कंटेंट आप यहाँ सेटिस्फाइड हो पाते हैं। स्वाभाविक से बात, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल सोर्स हो जाते हैं, होना स्वाभाविक। लेकिन उसी समय अगर आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जैसे हमने आपको बताया, तो आपका सोर्स उसी समय किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल सोर्स में। यानी वही जो क्लास नोट्स आपका है, जो आप पढ़ाया जा रहा है, उसी को आप थोड़ा सा ऐड करके, एडिशनल करके उसको आप सिंगल नोट्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको जब एग्जाम देने से पहले जो 3 महीने का समय बचेगा, उसमें आपको वही जो सिंगल नोट्स आपने अच्छे से परफेक्ट ग्रुप में बनाया, उसी को आपको क्या रिवीजन करके जाना है, और उसमें कुछ चीजें आपने खुद अपने हाथों से पढ़ करके लिखिए,
लिखा है वो पॉइंट आपको याद भी रहेगा, आपको रिवीजन करने में भी अच्छा आएगा। यानी शुरू स्टार्टिंग फेज में आपका सोर्स मल्टीपल हो सकता है, लेकिन आपका प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए उसे किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल सोर्स में। यानी एग्जाम के 3 महीने पहले तक, प्री एग्जाम के 3 महीने पहले तक वो सोर्स आपका सिंगल सोर्स में कन्वर्ट होना चाहिए। और धीरे धीरे आप ये तभी हो पाएगा जब आप ईमानदारी से डेली स्टडी करोगे। आपको जो अब इसमें आपको सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करना, आपको जो चाहे जो समय लग रहा है वो आपको, अब यहाँ पे समय नहीं देखा जाता कितना घंटा दे, अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप सिंगल सोर्स में उसको कितनी जल्दी से कन्वर्ट करें, उसको एक अपना सोर्स सिंगल बनाए। ये नहीं कि एग्जाम के समय आपके पास 4 सोर्स रहे, जब 4 सोर्स रहेगा तो आप मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो शुरू आप जब प्रिपरेशन करते हो उसी समय अपनी तैयारी के दौरान ही आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपको सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद आपकी एक ऐसी नोट्स तैयार होगी जो फिर आपको फिर कभी करने, जब तक आप इस प्रिपरेशन में, तब तक आपको वही बार बार मल्टीपल क्या करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, और फैक्ट के तत्व भी आपको अच्छे से याद होते जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है समरी। रिवीजन का एक कीवर्ड है समरी। तो समरी उसी समय पढ़ते समय जो अभी हमने आपको स्ट्रेटजी बताई कैसे आपको पढ़ना है, कैसे स्टडी मैनेज करना है, कैसे क्लास मैनेज करना है, उसी समय जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो आपसे भूल जाते हैं, जो आपको याद नहीं रहता। लेकिन कॉन्सेप्ट जो चीज एक समझने वाला होता है वो एक बार आपने समझ लिया तो भूलता नहीं है कॉन्सेप्ट। लेकिन कुछ तथ्यात्मक पॉइंट होते हैं, जैसे लोकेशन हो जाता है, कोई किसी को लोकेशन हो गया, कोई नाम हो गया, कोई लोकेशन में कोई नाम हो गया, कोई स्टेटमेंट हो गया, ये तो भूल जाता है। तो ऐसे में क्या करता है, अपनी समरी में उन्हीं बिंदुओं को रखो, उन्हीं पॉइंट को रखो जो आपको लगता है कि भूल जाएगा एग्जाम के समय में। तो एक समरी के रूप में आपके नोट्स हो, आप उस जैसे जो क्लास नोट्स आप कर रहे हो उसी में एक 60 पेज में एक पेज में 60 में उन फैक्ट, उन तथ्य को रख लो, पॉइंट को, जिस आपको जो लगता हो कि ये भूल जाता है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। आप खुद जान जाओगे कि अच्छा इसमें जैसे एक टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया, अब उसमें से कुछ ऐसे तथ्य फैक्ट हैं जिनको आपको मल्टीपल बार बार रिवीजन करना है, नहीं तो भूल जाते हैं। तो उसको 60 में से उसी जो आपका टॉपिक जहां क्लास नोट्स आपका जो आप पढ़ रहे हो, जो आप अपनी क्लास नोट्स बना रहे हो, उसी में सब कुछ जो ऐड कर रहे हो, स्टडी का भी ऐड कर रहे हो, अपने नोट्स का भी ऐड कर रहे हो, उसी में जैसे वो चैप्टर खत्म हो उसमें से एक पेज एटलीस्ट जब आपने अच्छे से पढ़ रखा तो उसमें हर एक चैप्टर का टॉपिक एक आध पेज ऐसा बन जाता है समरी के रूप में, जो उसमें वही कंटेंट रहते हैं जो आपसे बार बार भूल जाते हैं। तो उसी समय उसी नोट्स में आप ऐड कर लो समरी के रूप में। ठीक है ना। तो आपकी नोट्स संक्षिप्त होनी चाहिए, नहीं पूरा गाथा उसमें भर डाल, पूरा जो क्लास नोट्स है, जो पूरा आपका प्रिंटेड नोट्स है, जो आपकी इंसाइड उसी को पूरा का पूरा आप छाप डालो, ऐसा नहीं करना है। वो पॉइंट रखने हैं समरी में, जो ऐसे फैक्ट हैं जो आपको लगता है कि भूल सकते हैं, इसे हमें लिखना आवश्यक है। क्या क्या होता है अभी हमने आपको बताया। तो आपका रिवीजन 2 बातों पे नहीं उन्होंने करेगा, सिंगल सोर्स में और समरी के ऊपर कैसे करना है। तो ये समरी का भी काम आप पढ़ते समय, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो उसी समय आपको ये ध्यान देना है, उसी समय आपकी नोट्स भी आपको किस रूप में बनाना है, समरी के रूप में, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। यानी आपके नोट्स में वही चीजें रहनी चाहिए जो आपकी नीड्स है, जो आपको लगता है कि ये अगर इसका हम 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। ठीक है। तो कुछ तथ्यात्मक पॉइंट्स होते हैं, संक्षिप्त में आप समरी के रूप में उसी नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद एक जो रूल प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस आप ऐसे में आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और एक माध्यम जो होता है टेस्ट सीरीज। एक तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू और प्रैक्टिस हो रहा है, एक होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज के समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी टेस्ट सीरीज दें, चाहे आप 50 टेस्ट दें, चाहे 60 टेस्ट दें, आपका काम ये करना है संख्या पे ना जाए, आप 50 ही टेस्ट दें, लेकिन उसका कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन जरूर करें, उसका एनालिसिस जरूर करें। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होगा उसी के थ्रू आउट आप जान पाओगे अभी आपकी कमी कहां पे है, आप उसी के थ्रू आउट जान पाओगे, उसी से अपने आप को जज कर पाओगे कि अभी आपकी प्रिपरेशन कहां तक है, किस लेवल तक है। अपने लेवल को उसके थ्रू आउट ही जान पाओगे। 2 सोर्स होते हैं आपको अपने लेवल को आइडेंटिफाई करने का, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है और एक होता है टेस्ट सीरीज होता है। जब आप इसके थ्रू आउट आप ये जान पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट ही आप जान पाओगे कि अपनी अभी आपकी प्रिपरेशन कहां तक है, किस लेवल तक है। इसी के थ्रू आउट आप ये जान पाओगे जो भी सोर्स आपने यूज किए हैं, क्या आपने उस सोर्स को उस एग्जाम के अप्रोच से आपने रीड किया है कि नहीं किया है। इसी के थ्रू आउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट ही आपके बुक के पढ़ने के तरीके में चेंज होता है। जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट आप गुजरते जाते हैं, रिवीजन करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके पढ़ने के तरीके में भी सुधार होता जाता है। वैसे वैसे आपकी नोट्स भी समरी के रूप में, समरी केवल एक ही दिन में नहीं बन जाता। देखिए यहाँ पे समरी की जो बात कर रहे हैं, आपकी ये सोचो कोई एक ही महीना पूरी समरी बना ले, सभी का पॉसिबल ही नहीं होता। ये आपके पूरे 1.5 साल की जो यात्रा होती है, 1 से 1.5 साल जो अपनी प्रिपरेशन आप करते हो, ये पूरी यात्रा के दौरान आपकी समरी धीरे धीरे बनती है, एक दिन में समरी नहीं बन पाती।
क्योंकि जैसे जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको रियलाइज होता जाएगा, अच्छा ये पॉइंट है जो हमसे बार बार भूल जाता है, अच्छा ये पॉइंट है जो हमसे बार बार भूल जाता है, और वही पॉइंट आपके समरी के रूप में उभर करके आएंगे। तो ये आपकी पूरी यात्रा जो जर्नी होती है, उस पूरी यात्रा का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। ये एक दिन, एक महीने का, 2 महीने का काम नहीं होता, ठीक नहीं। उसी समय आपको, और ये तभी होगा, ये तभी संभव है जब आप रेगुलर, इसीलिए कहा जाता है नियम, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए कहा गया टाइम मैनेजमेंट कि नियमित अध्ययन करना है, रेगुलर अध्ययन करना है, और नियमित अध्ययन, रेगुलर अध्ययन करोगे तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, तभी आप सारी चीजों को अच्छे से कवर कर पाओगे। और टेस्ट सीरीज का फायदा क्या हुआ कि अपनी कमी को पहचान पाओगे, आप उसके थ्रू ये जान पाओगे कौन सा एरिया कोर है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप ये भी जान पाओगे कौन सा टॉपिक आपका बहुत ही कमजोर है। आप जान पाओगे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रखे हैं, जो जीएस के जो खंड आप पढ़ रखे हैं, उसमें से कौन सा एरिया आपका कमजोर है, बहुत ही वीक है, जिसको लग रहा है कि नहीं अब इस पे ज्यादा समय देने का, इस पे ज्यादा समय देने की जरूरत है। और कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां से क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, आपको लगेगा अगर इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको एक ही रीडिंग कर लेते हैं, 2 रीडिंग कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। तो पूरे टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये भी जान पाते हो कहाँ कौन सा एरिया आपका बहुत ही कमजोर है, जिसपे आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, कौन सा एरिया है जहां पे आप अगर समय नहीं देते, कम ही समय देते, तभी आपका काम चल जाएगा, अगर वहां से क्वेश्चन आए गलत नहीं होगा। तो ये जो चीजें आप आइडेंटिफाई करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट, इसी के थ्रू आउट आपका जो हार्ड वर्क होता है धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट होने लगता है, स्मार्ट वर्क में। जब आप ये आइडेंटिफाई कर ले जाते हो कि अच्छा ये कोर एरिया है, यहाँ पे ज्यादा समय इन्वेस्ट करना है, ये उससे कम कोर है, कम इंपॉर्टेंट है, उससे कम इंपॉर्टेंट है, जहां पे समय देने की जरूरत नहीं है, तभी काम चल जाएगा। आप इसके थ्रू ये भी जान पाते हो कि कौन सा एरिया, कौन सी टॉपिक आपकी वीक है, जिस पे आपको लगता है आप इसमें ज्यादा समय देंगे ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना, और आपको लगता है ये एरिया, ये कुछ एरिया टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक है जहां पे अगर आप कम समय देते हो, नाम मात्र का समय दो, तब भी वहां से क्वेश्चन आपके गलत होने वाले नहीं है। ये सब इसी के थ्रू आउट आप जान पाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट। और ये सब पॉइंट सभी पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सब मिल करके आपके हार्ड वर्क को किसमें कन्वर्ट करते हैं, स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूल, 6 इंपॉर्टेंट रूल यूपीएससी क्लियर करने का जो हमने आपके सम्मुख रखा। आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और आप इस पॉइंट को जो आपको बताया जा रहा है आप इसको फॉलो करेंगे, और प्रथम प्रयास में अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। ओके बाय, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।